ऐसा। चले जी, कोई मसला नहीं है, हमने इम्तिहान भी तो देना है ना। अच्छा जी, एओफी शेयर स्टैंडर्ड नंबर 37, क्रेडिट एग्रीमेंट्स। तो ये क्रेडिट एग्रीमेंट्स के ऊपर ये शेयर स्टैंडर्ड है, सबसे पहले ये क्रेडिट एग्रीमेंट्स को डिफाइन करेगा और फिर बाकी चीज़ें हमें बताएगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं इसके फौरन, इसके स्कोप में जाते हैं। तो स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड, दिस स्टैंडर्ड कवर क्रेडिट फैसिलिटीज and the returns and commissions arising from them, whether such facilities are practiced between the institution and its client or between the institution and other institution। तो कह रहा है कि एक तो क्रेडिट फैसिलिटीज को कवर करेगा और दूसरा ये कि क्रेडिट फैसिलिटीज से रिलेटेड जो रिटर्न्स हैं, रिटर्न्स का मतलब ये है कि क्रेडिट फैसिलिटीज के थ्रू प्रॉफिट, ठीक है, आप जो जनरेट करते हैं, जो रेंट है, रेंट वाले मामले में, और कमीशंस। कमीशंस से मुराद ये है कि आप बाज़ दफ़ा आप कोई क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी के अगेंस्ट इटसेल्फ कोई कमीशन लेना, कोई फी लेना जायज़ है या नहीं है। तो ये शेष ऋण में तो वो तो कहेगा कि वो जायज़ नहीं। अब पहली बात हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि डेफिनेशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज क्या है। तो द टर्म क्रेडिट रेफर टू द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस according to which one of the two parties become indebted to the other। यानी क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब वो ये कह रहा है कि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी की क्या बन जाए, इंडेप्टेड हो जाए। जैसे आप सेल करते हैं, तो सेल करने के बाद जो सेलर होता है उसके जिम्मे क्या हो जाता है कि उसने जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या करना है, डिलीवर करना है। तो वो सब्जेक्ट मैटर की डिलीवरी के लिहाज से इंडेप्टेड हुई, और जो बायर है उसने प्राइस जो है वो डिलीवर करनी है, अब वो प्राइस के लिहाज से इंडेप्टेड हुआ। ठीक है। तो कैश पे हो उस सूरत में भी थोड़ी देर के लिए तो वो इंडेप्टेड हुआ ना, और जब क्रेडिट पे होगा तो वो ज्यादा देर के लिए इंडेप्टेड रहेगा। indebtedness in such transaction can arise at the beginning of the transaction। ठीक है, कि ओ एंड दिस इज नोन एज डायरेक्ट कैश क्रेडिट सच एज लोन एंड डिस्काउंटिंग ऑफ कमर्शियल पेपर। तो इसमें उसने कहा कि कुछ तो ऐसी हैं कि जहां पे इंडेप्टनेस बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के शुरू में ही आ जाती है। जैसे आप किसी को जो है वो डायरेक्ट कैश दें, कैश उधार पे दें। अब ये एक तो इंडेप्टनेस की मिसाल मैंने आपको दी थी, दूसरा ये दे रहा है कि जब आप किसी को उधार देते हैं तो जैसे ही उधार आप उसको दे देते हैं तो वो आपका इंडेप्टेड हो जाता है, यानी उसने वो कर्जे की वापसी उसके ऊपर जो है वो वाजिबल अदा हो जाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से है। और ये वो कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट कैश क्रेडिट्स हैं सच एज लोन एंड डिस्काउंटिंग ऑफ कमर्शियल पेपर। तो डिस्काउंटिंग ऑफ कमर्शियल पेपर भी जैसे हमने देखा था कि वो एक लोन वाला ही मामला था। आप बेसिकली जो है वो अपने पास डॉक्यूमेंट रखते हैं और उसके अगेंस्ट आप उसको पेमेंट कर देते हैं, और वो पेमेंट जो है से कि डॉक्यूमेंट 10,000 का है, आप उसको पेमेंट सेकंड 9,000 करते हैं, और उस 9,000 के बदले वो पार्टी या कोई दूसरी पार्टी आपको फिर वापस कितना करती है, 10,000 करती है। तो वो जो 10,000 उसने करना है वो इंडेप्टेडनेस है। अच्छा, इंस्टेड indebtedness could be only probable at the end of the transaction, and that is incidental credit, such as a bank suretyship, letter of guarantee, bill of acceptance, and letter of documentary credit। The term credit फैस अच्छा, यहाँ पे वो दूसरे नंबर पे ये कह रहा है कि इसके दूसरा जो मामला है, indebtedness could be only probable at the end of the transaction। यानी जो आपके एलसी के मामलात हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट है, लेटर ऑफ गारंटी है, या इसी तरह के कुछ और मामलात हैं, वहां पे जब ये चीजें आप इशू कर रहे होते हैं तो कोई इंडेप्टनेस नहीं होती। बेसिकली दीज आर कंटीजेंट लायबिलिटीज। अब जब वो वाकया हो जाता है और बैंक उसके अगेंस्ट पेमेंट कर देता है तो वहां पे फिर इंडेप्टनेस आती है। तो यहाँ पे इन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शुरू में नहीं आ रही होती। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है दी टर्म्स क्रेडिट फैसिलिटी इज यूज टू डिनोट क्रेडिट इन बोथ केसेस। तो वो कह रहा है कि क्रेडिट फैसिलिटीज जो है ना, वो दोनों तरह की इंडेप्टनेस के लिए आएंगी, जो शुरू में इंडेप्टनेस खड़ी कर दें या वो एट लॉस्ट, यानी जो है ना बाद में वो करें, तो दोनों के लिए टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज तो आएगा। टू डोनेट क्रेडिट इन बोथ केसेस द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट एंड क्रेडिट फैसिलिटीज आर मोर comprehensive देन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग के अंदर तो नॉर्मली जो है वो कह रहा है कि उसके लिए यूज किया जाता है जहां पे फौरी तौर पे आप
कि जो है ना डायरेक्ट कैश हो, यानी उसी टाइम इंडेप्टनेस हो रही हो, तो उसको तो फाइनेंसिंग कहेंगे, ठीक है। लेकिन क्रेडिट फैसिलिटीज के अंदर वो उस तरह के मामले भी आएंगे जिसके अंदर एलसी एलजी वाले मामले भी हैं, तो इसलिए वो कह रहा है कि ये ज्यादा कम्प्रिहेंसिव बात है, विच रिलेट्स टू द केस ऑफ एक्चुअल डेफरमेंट ऑफ वन ऑफ द टू ट्रांजैक्टेड पार्टी ऑब्जेक्ट। द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट एंड क्रेडिट फैसिलिटीज आर मोर कम्प्रिहेंसिव, जैसे मैंने बात की, देन द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंसिंग विच रिलेट्स टू, फाइनेंसिंग के बारे में कह रहा है, विच रिलेट्स टू द केस ऑफ एक्चुअल डेफरमेंट ऑफ वन ऑफ द टू ट्रांजैक्टेड ऑब्जेक्ट। तो जैसे फाइनेंसिंग के अंदर क्या होता है कि आपने मुरहाबा है, आप मुरहाबा सेल किया, तो मुरहाबा के अगेंस्ट जो है वो एक चीज को आपने क्या कर दिया, डेफर्डमेंट कर दिया, तो पेमेंट डेफर्ड है। अच्छा, इसी तरीके से सलम है, तो सलम के अंदर प्राइस हो गई है और जो सब्जेक्ट मैटर है वो डेफरमेंट हो गया, तो उस सूरत में ये वन ऑफ द टू ट्रांजैक्टेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक की चीज प्राइस है और एक जो है वो कैपिटल सब्जेक्ट मैटर है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, क्रेडिट फैसिलिटीज इन द इंस्टीट्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप। तो एक को कहता है वो कैश फैसिलिटीज है, और दूसरे को कहता है इंसिडेंटल फैसिलिटीज है। तो कैश फैसिलिटीज के अंदर तो मामला आसान है। दिस टाइप इंक्लूड द ट्रांजैक्शन इन विच द इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट फंड्स, कि जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट फंड करे, वेदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, कि ये कोई कर्ज हंसना वाला मामला है तो कैश फैसिलिटीज हो गया, ठीक है। इन द केस एंड एंड कर्ज हंसना बिनॉमिनल लोन। इसी तरह मुशारका और मुदारबा के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, कैश दे रहे होते हैं, यानी मुशारका के अंदर बीइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप पार्टनर बन रहे होंगे लेकिन कैपिटल तो इंजेक्ट कर रहे होंगे, मुदारबा के अंदर आप रब्बल माल बन रहे होंगे, पैसे दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये कैश फैसिलिटी इसलिए है। और इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट और यूजर फ्रैक्ट, और इसी तरह वो कह रहा है कि ये जो एसेट है ये और उसकी जो यूजर फ्रैक्ट है उसको भी इसने कैश फैसिलिटीज का नाम दिया। तो कैश का मतलब यहाँ सिर्फ कैश नहीं है, और इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट, एसेट को भी इसने कैश फैसिलिटीज के अंदर लिया है, क्योंकि जब हम आगे इंसिडेंटल में जाएंगे तो ये चीज समझ आ जाएगी। एज इन द केस इन मुरहाबा एंड लीज फाइनेंसिंग, तो इसके अंदर जो है वो एसेट होता है, मुरहाबा के अंदर भी जो है वो सब्जेक्ट मैटर तो एसेट होता है ना, और लीज फाइनेंसिंग के अंदर जो है वो अब मुरहाबा के अंदर अगर बैंक जो है वो एसेट जो है वो दे रहा है, ठीक है, कस्टमर को, तो ये कैश फैसिलिटी तो ना हुई ना, खुद क्या दे रहा है बैंक, बैंक की तरफ से क्या जा रहा है, एसेट जा रहा है, तो ये कैश फैसिलिटी नहीं है। लेकिन जो है यहाँ पे इसको कैश के अंदर क्या किया गया, कैटेगराइज किया जा रहा है इसका, इस स्टेटमेंट के अंदर। और लीज फैसिलिटी के अंदर बैंक क्या दे रहा है, कोई एसेट्स लीज आउट कर रहा है। हाँ, तो इसलिए तो लेकिन है किस में, कैश फैसिलिटीज के अंदर। इट शुड बी नोटिस हेयर दैट मुशारका एंड मुदारबा डू नॉट रिजल्ट इन अ डेब्ट ओड बाय द क्लाइंट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ट्रांसग्रेशन एंड नेग्लिजेंस। तो वो कह रहा है कि लेकिन ये चीज नोट करना या रखना कि जो मुशारका और मुदारबा है वो जो आपकी दूसरी काउंटर पार्टी है उसके ऊपर डेट नहीं खड़ा कर रहा होगा। ये डेट सिर्फ उस सूरत में खड़ा होगा जब उसकी गलती की वजह से कोई लॉस हो जाए, तो वो लॉस फिर डेट की सूरत में होगा। वो नुकसान जो कि उसकी गलती की वजह से हुआ, अदरवाइज ये आपके आप बीइंग अ पार्टनर है, इंडेप्टनेस नहीं है उसके ऊपर। लेकिन अ, अगर हम देखें कि मुदारबा के अंदर, सॉरी मुराबा के ऊपर अंदर, या जो दूसरे जो मामला थे लीजिंग के अंदर, वहां पे वो पार्टी जो है ना वो इंडेप्टेड कैसे हुई कि एक महीने का जो रेंट है वो जब ड्यू हो गया, उसने एक महीने की यूजर फैक्ट कर ली तो उसके बाद तो वो रेंट ड्यू हो गया। इसी तरीके से जो मुराबा तो सेल है, बेशक डेफर्ड हो तो वो पहले दिन से ही वो मकरूज तो हो गया उस अमाउंट का जो कि उसकी प्राइस है, तो इस लिहाज से। अब इंसिडेंटल के अंदर वही जैसे एलसी एलजी था कि वहां पे कोई इंडेप्टनेस तो शुरू में आती नहीं है, इसलिए इसको कैश फैसिलिटी उसने नहीं कहा। दिस टाइप इंक्लूड द ट्रांजैक्शन विच रिजल्ट इन एन इंसिडेंटल कमिटमेंट ओड बाय द इंस्टीट्यूशन सच एज शॉर्टीशिप एंड लेटर ऑफ गारंटी, कि ये जब वो जो है ना जिस मामले के ऊपर गारंटी दी तो वो वाकया होगा, तो उस सूरत में जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। इसी तरह लेटर ऑफ क्रेडिट है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं वो फुलफिल होंगी तो बैंक पेमेंट करने का क्या होगा, वो उसके ऊपर पेमेंट करनी, उससे पहले तो नहीं है। ट्रांजेक्शन दैट इंटेल इंस्टेंट डिलीवरी ऑफ द ट्रांजेक्टेड ऑब्जेक्ट आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज। ये यहाँ पे आपको जो करेंसी एक्सचेंज वाले मामलात के अंदर हम पढ़ के आए ना, उन चीजों की बात कर रहा है कि भाई गोल्ड सिल्वर या करेंसी वाले मामला हुए तो वहां पे चूंकि आप डेफरमेंट में जा ही नहीं सकते, तो जो क्रेडिट है वो तभी होगा कि जो ये एक मामला डेफरमेंट में हो,
तो वहां पे चूंकि आप डेफर्ड पेज में जा नहीं सकते, इसलिए उनको आप है ना वो क्रेडिट फैसिलिटीज के अंदर पार कर ही नहीं सकते। ट्रांजैक्शन दैट इंटेल इंस्टेंट डिलीवरी ऑफ द ट्रांजैक्टेड सब्जेक्ट आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी। तो बात तो क्लियर होगी मेरे ख्याल में, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब है द डिसीजन ऑफ ग्रांटिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, कि जो डिसीजन ऑफ ग्रांटिंग क्रेडिट फैसिलिटीज है ये क्या है। तो ये बेसिकली इस चीज को डिस्कस कर रहा है। अब इसको आप खुद पढ़िएगा, ठीक है। तो ये जिस तरीके से कर रहा है कि जैसे हम हमने बात की थी कि हम जैसे मास्टर मुराहबा फाइनेंसिंग एग्रीमेंट साइन करते हैं, ठीक है, या मास्टर इजारा एग्रीमेंट साइन करते हैं, उससे पहले जो है डिसीजन होता है कि इसको लिमिट साइन करनी है या नहीं करनी, क्रेडिट फैसिलिटी देनी है या नहीं देनी, वो कितनी देनी है। तो ये जो है उस डिसीजन के बारे में कह रहा है कि डिसीजन ऑफ ग्रांटिंग क्रेडिट फैसिलिटीज। और इसको पार कहाँ कर रहा है, इसको क्या है, आखिर में ये रहा होगा कि ये जो डिसीजन है ये बेसिकली ये आपकी कमिटमेंट है, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो जब ऑफर लेटर इसके बाद आप देंगे क्रेडिट फैसिलिटी का, ये डिसीजन करने के बाद उसको ऑफर लेटर देंगे, जिसको ऑफर लेटर ही बैंक्स के अंदर भी कहा जाता है, तो वो इटसेल्फ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और वो क्या है, आपकी कमिटमेंट है कि जो है वो उसके अंदर डिफरेंट टर्म एंड कंडीशन लिखी होगी कि ये अगर टर्म एंड कंडीशन फुलफिल करेगा तो हम फिर ये क्रेडिट फैसिलिटीज आपको देंगे। ये अभी एक कमिटमेंट है क्रेडिट फैसिलिटीज देने के लिए। तो बाद में से कि मुराबा का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो तब क्रेडिट फैसिलिटी बनेगी, उससे पहले क्या है, ये कमिटमेंट है। तो इस और जब ये कमिटमेंट है तो इसकी कोई फी डेफिनेटली नहीं चार्ज की जा सकती। तो क्यों, कि आप जब का प्रॉफिट जो अर्न होना शुरू होगा वो तो तब से होगा जब एक्चुअली आप इसके बाद फिर से कि ये मुराबा के लिए लिमिट अप्रूव हुई है तो मुराबा करें, इजारा के लिए हुई है तो इजारा, या कंप्रहेंसिव हुई है कि इसमें अंदर इजारा भी हो सकता है, बाकी मामला भी हो सकते हैं, तो जो जो कॉन्ट्रैक्ट फिर होगा उसकी रूलिंग लगेगी। अच्छा जी, यूजिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, अब पहले अप्रूव हुई है, अब उसको यूज किया तो यूज कैसे होगा भाई, कि अब आप वो जो कस्टमर है उसको यूटिलाइज करेगा। अब जैसे मुराबा की फैसिलिटी थी, तो अब वो लिमिट अप्रूव हो गई है, तो अब उसने जो है वो मुराबा परचेज करने के लिए हमें कोई ऑर्डर फॉर्म या इस तरह की चीजें दे दी, रिक्वेस्ट कर दी ऑफर, तो उसके बाद जो है ये इस तरीके से यूटिलाइज होगी। इट रेफर्स टू द कमेंसमेंट ऑफ द क्लाइंट टू यूटिलाइज अ फैसिलिटी बाय सबमिटिंग अ रिक्वेस्ट फॉर द लेटर ऑफ गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट आर मेकिंग अ प्लेज टू परचेज अ कमोडिटी, मेकिंग अ प्लेज टू परचेज अ प्रॉपर्टी। यानी मुराबा के अंदर आप देखते हैं ना, पहले प्रॉमिस स्टेज आती है, उसकी बात कर रहा है। और हायर एन एसेट थ्रू दैट द इंस्टीट्यूशन, हायर एन एसेट का मतलब है लीज पे लेना। तो यूजिंग क्रेडिट फैसिलिटी यानी लेटर ऑफ गारंटी और वो वाला जो है इंसिडेंटल फैसिलिटीज की बात हो रही है, और ये नीचे वाली कैश फैसिलिटीज की बात हो रही है। अब यहाँ से जो है ना वो जनरल चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, वो कह रहा है टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो उसके अंदर उसने पहला लिखा है लोन्स। और लोन जो है ना स्पेसिफिकली जब इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर होंगे तो उसके अंदर कोई वो बेनॉल्वेंट लोन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, टाइप ऑफ ट्रेडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज यूज बाय गवर्नमेंट। अब ये ट्रेडिशनल है, ये इस्लामिक की बात नहीं कर रहा, तो इस चीज को गौर से देखना। तो ये ट्रेडिशनल का लफ्ज इसमें यूज किया, ट्रेडिशनल फैसिलिटी पर तो ये जस्ट डेफिनेशन है ये कि लोन क्या होता है, इसने लोन को डिफाइन किया। और ट्रेडिशनल के अंदर लोन के ऊपर आपको पता है कि वो भी लग सकते हैं। इसी तरह ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट भी कन्वेंशनल का है कि भाई आपके अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है आप उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट है। तो ये भी एक लोन की तरह की ही चीज है ना, कि आपको लोन एक्सटेंड कर रहा होता है वो। तो जो आपका पास बैलेंस है, आपके पास 1 लाख रुपया अवेलेबल है, आपको उसने लिमिट दी हुई है कि ओवरड्राफ्ट आप 1 मिलियन तक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 1 लाख तो आपका अवेलेबल है, ओवरड्राफ्ट की लिमिट आपकी 1 मिलियन है, तो आप 11 लाख उस अकाउंट से निकलवा सकते हैं। लेकिन वो सीधे से है कि उसने आपको एक एक लिहाज से लोन की एक लिमिट, एक फैसिलिटी एक्सटेंड की हुई है, तो ये ओवरड्राफ्ट है। और ये भी यहाँ पे डेफिनेशन है, तो ये माशाल्लाह बैंकर सब समझते हैं। इसी तरह जो डिस्काउंटेड पेपर है वो भी हम समझते हैं, और इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड भी पढ़ के हम आ गए कि डिस्काउंटेड पेपर्स क्या होते हैं। और ये वही है कि कोई आपके रिसीवेबल्स होते हैं, उसको आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगेंस्ट डिस्काउंट के जो है वो सेल करते हैं, और इसके अंदर जो डिस्काउंट है वही बेसिकली रिपा है। इसी तरह इशूड क्रेडिट कार्ड्स, अब ये क्रेडिट कार्ड के ऊपर कह रहा है तो वो भी एक फैसिलिटी है क्रेडिट। इसी तरह डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स, अब डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स के ऊपर हमारा एक फुल फ्लैज शरिया स्टैंडर्ड था, गालबन 14 या 16 नंबर है, तो इसके ऊपर हम पढ़ के आएंगे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट क्या होता है, पूरा शरिया स्टैंडर्ड हमने पढ़ा है। इसी तरह बैंक एक्सेप्टेंस के बारे में हमने बड़ी दफा पढ़ा कि बैंक एक्सेप्टेंस क्या होती है, तो ये चीज भी क्लियर है। फिर बैंक गारंटीज, इसको भी पढ़ चुके हैं हम। फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस, ये करेंसी के मामला के अंदर होते हैं फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस, ठीक है। कि आप करेंसीज जो है करेंसीज की जब डीलिंग कर रहे होते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस आ गए। अब है जी टाइप ऑफ इस्लामिक
फैसिलिटी, वो ऊपर वाली ट्रेडिशनल थी, अब यहाँ पे इस्लामिक क्रेडिट फैसिलिटीज आ गई। तो इससे पहले, सबसे पहले उसने मुराबा और मुसावमा को जस्ट डिफाइन किया है। तो कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसको मुराबा और मुसावमा का डेफिनेशन नहीं पता होगी। और दोनों में फर्क क्या है कि मुराबा के अंदर कास्ट प्लस कास्ट प्लस प्रॉफिट डिस्क्लोज करना होता है, जबकि मुसावमा को बार्गेन सेल किया कहा जाता है। वो जस्ट उसमें प्राइस बताई जाती है, उसमें बार्गेन हो सकता है, लेकिन उसमें कॉस्ट को डिस्क्लोज या प्रॉफिट मार्जिन को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखना रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये फर्क है। फिर उसने यहाँ पे मुदारबा को जस्ट डिफाइन कर रहा है, ये टोटल उसकी मुदारबा की वो है कि भाई दो पार्टीज होती है, एक को मुदारिब कहते हैं, एक को रब्बल माल कहते हैं, और लॉस इस तरीके से शेयर होता है, प्रॉफिट इस तरीके से शेयर होता है, ये यहाँ पे बताएगा। परमानेंट मुशारका, डिमिनिशिंग मुशारका की बात कर रहा है, तो ये भी क्लियर है सबको, किसको क्लियर नहीं है? ये भी आसान बात है, और ये डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, मुशारका का पूरा स्टैंडर्ड हमने पढ़ा है। इसी तरह ऑपरेशनल कम फाइनेंसिंग इजारा। तो ऑपरेशनल इजारा तो वो होता है जिसमें एसिड जो है ना लीज पीरियड के बाद वापस मुड़ के लेसर के पास चला जाए। ठीक है। और जो फाइनेंसिंग इजारा है, ये इजारा मुंतहिया बितमलीक है, जैसे इसने यहाँ नीचे लिखा भी है कि इजारा मुंतहिया बितमलीक, के इसको फाइनेंसिंग इजारा कहते हैं, कि उसके थ्रू बेसिकली वो एसेट फाइनेंस किया जाता है। और बेसिकली ये इजारा मुंतहिया बितमलीक है, यानी मुंतहिया बितमलीक ये कि जिसकी जो जो मेच्योरिटी है वो इस पे होती है कि जो एसेट है वो ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम लेसर टू लेसी। फिर इस्तिस्ना की डेफिनेशन है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, और यहाँ तो बिल्कुल सिंपल मानों में ये है कि भाई ये ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर है या ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट है, और इसमें जो बाकी वाले मामला के स्पेसिफिकेशन की बेस पे होगा। बिल्कुल, तो हम तो पूरा शेयर स्टैंडर्ड पढ़ के आए ना इसके ऊपर, इस्तिस्ना के ऊपर। इसी तरह सलम के ऊपर हमने पूरा शेयर स्टैंडर्ड पढ़ा है, यहाँ उसकी जस्ट डेफिनेशन कर रहा है। तो इसलिए इसी तरह अदर फाइनेंसिंग के अंदर उसने बहुत सारी चीजें लिख दी कि भाई अदर फाइनेंसिंग विच इंक्लूड कर्ज यासना हो सकता है, कस्टमर ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस हो सकते हैं। अब कस्टमर ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस अगर इस्लामिक के अंदर होंगे तो कैसे होंगे भाई? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दोगे तो वो कर्ज हसना के ऊपर होगी। तो इसी तरह लेटर ऑफ गारंटीज, अब इसका हम अलग से स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट ये हम अलग से स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक तो ये फैसिलिटीज डिफाइन हुई। अब है कि जी शरिया स्टेटस ऑफ ऑफरिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, इसका शरिया स्टेटस क्या है? तो डिसीजन टू ऑफर अ क्रेडिट फैसिलिटी एंड द फैसिलिटी एग्रीमेंट और कंसिडर अ मीन ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जो शुरू में हमने बात की थी कि भाई क्रेडिट जो फैसिलिटीज है, क्रेडिट फैसिलिटीज की जस्ट बात हो रही है, वो क्या है कि आपने उसको के लिए कोई एक लिमिट जो है ना वो असाइन किया है। वो कह रहा है कि ये जो लिमिट असाइनमेंट की है आपने, ये क्या है? ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, एंड एक्सचेंज ऑफ नॉन बाइंडिंग प्रोमिस। और इसको वो नॉन बाइंडिंग प्रोमिस, बाइंडिंग प्रोमिस भी वो नहीं कह रहा कि ये जो आपने उसको ऑफर लेटर दिया ये नॉन बाइंडिंग प्रॉमिस है, आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। उसमें ऑफर लेटर के अंदर इस तरीके से कंडीशन लिखी होती हैं, खयार के थ्रू या इस तरह उसमें उसमें ऑप्शंस ऑप्शंस होती हैं, वहां पे आप उसको कर सकते फॉर एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो नंबर वन, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अभी ये कोई इस तरह से माहिदा नहीं है। ठीक है। और इसी तरीके से नॉन बाइंडिंग एक तरह से प्रोमिसेस है। ठीक है। द शरिया स्टेटस ऑफ एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ द फैसिलिटीज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू बी यूज्ड। अब ये तो लिमिट तो हो गई, उसके बाद अगर भाई इजारा करोगे इसका फैसिलिटी के अंदर तो इजारा के रूल अप्लाई होंगे, मुराबा करोगे तो मुराबा के होंगे, सलम इस्तिस्ना में से जो करोगे तो उसके होंगे। फिर है शरिया रूलिंग्स ऑन क्रेडिट फैसिलिटीज। Sharia status of the offering credit facilities है, और Sharia ruling on credit facilities, it is impermissible to use any of the traditional facilities mentioned in the जो ऊपर उसने 3(1) में ओवरड्राफ्ट और बाकी सारी चीजें बताई थी हमें, इफ इट इज इन्वॉल्व इंटरेस्ट। वो कह रहा है कि भाई जो कन्वेंशनल की मैंने फैसिलिटी जितनी भी बताई है ना, वो उनमें से अगर किसी में इंटरेस्ट होगा तो वो इनपरमिजिबल है उनके अंदर उसके साथ डील करना। ठीक है। और वुड लीड टू एन इंटरेस्ट बीरिंग लोन, or in the case in the guarantees and uncovered credits, or it would not result in deferment of one of the two transacted object in the case of currency exchange contract। इसी तरह वो कह रहा है कि भाई आपका जो सेल वाला मामला हो रहा है, और वहां पे उन चीजों को भी डेफर्ड कर रहे हैं जिनकी सेल के अंदर डेफर्डमेंट नहीं है, अलाउड नहीं है, जो कि करेंसी है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो वो वाले मामले, या इसी तरह जो दोनों साइड पे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, तो उस सूरत में फिर इनके अंदर डील करना क्या है, इट इज परमिजिबल टू यूज एनी ऑफ ट्रेडिशनल, इस तरह की फैसिलिटीज को यूज करना क्या है, जायज नहीं है। अच्छा, द इंस्टीट्यूशन इज नॉट कमिटेड टू पे एनी कंपनसेशन टू द क्लाइंट ऑन रिजेक्शन ऑफ हिज एप्लीकेशन टू यूटिलाइज द अप्रूव फैसिलिटीज। तो आपने फैसिलिटी कर दी अप्रूव,
अब क्लाइंट आया उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए, और किसी वजह से आपने उसकी यूटिलाइजेशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, तो ये कह रहा है कि ये नॉन बाइंडिंग प्रॉमिस था, इसके ऊपर बैंक को कोई कंपनसेशन नहीं देनी पड़ेगी कि भाई मैंने आपको जो है वो मना कर दिया। Whereas the client also is free to use the facility within the specified period or not। इसी तरह आप जो है ना वो फैसिलिटी आपने अप्रूव कर दी। अब क्लाइंट को जबरदस्ती नहीं कह सकते कि अब आप कि वो मुदारबा ले, आपसे सलम ले, इस्tisना ले, फलाना मामला ले, भाई लेने आए तो यही तो था नॉन बाइंडिंग, इसी वजह से उसको नॉन बाइंडिंग कहा था। अदरवाइज तो फैसिलिटी अप्रूव कर दी, उसको हर मामले में मुदारबा लेना ही लेना है। अच्छा, when the client refrains from using the facilities, he is not committed to pay any compensation to the institution। जिस तरह इंस्टीट्यूशन नहीं था, अब भाई वो उसकी फैसिलिटी अप्रूव थी मुराबा के लिए, वो है ना 1 मिलियन की या 1 बिलियन की, पूरे साल वो मुराबा लेने आए नहीं है, और मुराबा की फैसिलिटी से के लिमिट की एक्सपायरी भी 1 साल ही थी, एक्सपायर हो गया। तो अब बैंक जो है वो उसके ऊपर सू करे जे कि भाई ये पूरे साल इसने लिया नहीं, तो मुझे कंपनसेट करे, तो भाई किस खुशी में कंपनसेट करे? तो ये चीज अलाउड नहीं है। इसी तरीके से ना वो कंपनसेट मांग सकता है ना आप मांग सकते हैं। अच्छा जी, रिटर्न्स एंड कमीशन ऑन क्रेडिट फैसिलिटीज। फर्स्ट टाइप, कमीशन एंड रिटर्न्स विच अराइज बिफोर कॉन्ट्रैक्टिंग। तो बात तो समझ आ गई होगी आपकी। फिर फर्स्ट टाइप वो है कि कमीशन एंड रिटर्न्स विच अराइज बिफोर कॉन्ट्रैक्टिंग। अभी फैसिलिटी अप्रूव हुई है, समझ गए, और अभी असल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ ना मुराबा का ना मुदारबा का, तो उस सूरत में क्या होगा कि जो कमीशन लिए जा सकते हैं कि नहीं, कुछ चीजें ली जा सकती हैं कुछ नहीं। वो कहता है कि कमीशन फॉर क्रेडिट फैसिलिटी, तो ये तो नहीं लिया जा सकता भाई, सीधी सी बात है। द इंस्टीट्यूशन इज परमिटेड टू टेक द इंस्टीट्यूशन इज परमिटेड टू टेक कमीशन फॉर द क्रेडिट स्टडी। अच्छा हाँ ठीक है, मैंने ऊपर उसको क्रेडिट फैसिलिटी पढ़ा, तो ये क्रेडिट स्टडी है। तो क्रेडिट स्टडी के लिए बैंक जो है वो क्या कर सकता है, कमीशन ले सकता है। It prepares internally or through an external party so as to know the credit worthiness of the client and his ability to honor his commitment within the period agreed upon. Entitlement to the institution to such commission is due to the fact that client has benefited from the study regardless of whether the study has been led to acceptance or rejection of the request. They shall be become the party they shall become the property of the client who has the right to revoke it। तो ये तो एक जो है वो क्रेडिट स्टडी है, और क्रेडिट स्टडी एक सर्विस है अलहदा से जो आपने परफॉर्म की है, और सर्विस के जो चार्जेस हैं वो लिए जा सकते हैं। और सर्विस के चार्जेस जरूरी नहीं है कि आप उतने ही लें जितने वो सर्विस देने के लिए आपने आपका एक्सपेंस आया है। तो ये क्रेडिट फैसिलिटी के चार्जेस लिए जा सकते हैं, इसलिए कि ये बेनिफिशियल किसके लिए है, कस्टमर के लिए भी है। और ये प्रॉपर्टी भी जब आज से चार्जेस अगर आप ले लेंगे तो ये प्रॉपर्टी किसकी बन जाएगी, उसकी क्लाइंट की बन जाएगी। और इसके चार्जेस जो है वो एक्चुअल पे भी लिए जा सकते हैं, और एक्चुअल से ज्यादा भी लिए जा सकते हैं, यानी इस क्रेडिट स्टडी के थ्रू आप अर्निंग भी कर सकते हैं। और शेयर बेसिस, इसकी शेयर बेसिस में जो बातें लिखी हैं बहुत थोड़ी सी इसकी शेयर बेसिस है, उसमें से इस चीज को बड़ा डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया। कमीशन फॉर ऑफरिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, ये चीज अलाउ नहीं होगी। The commission refer to the amount which the institution charges against allocating and specifying the limit of the facility. The institution usually charge such commission whether the deal is finalized or not. However, it is, वो कह रहे हैं कि भाई ये नॉर्मली होता है, ये इंस्टीट्यूशन जहाँ से लिखा ना, तो यहाँ पे कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशन से मुराद है। हाउएवर इट इज प्रेफरेबल फॉर इंस्टीट्यूशन टू obtain commission for offering, it is impermissible for the institution to obtain commission for offering credit facilities because the mere indication of willingness to enter into a lending and borrowing transaction does not justify remuneration। भाई वो कह रहे हैं कि ये एक आपकी विलिंगनेस है, किस लिए कि आप उसके साथ मामलात करेंगे। और विलिंगनेस एक ऐसा मामला है कि विलिंगनेस के ऊपर कोई कंपनसेशन आप नहीं ले सकते। तो क्रेडिट फैसिलिटीज अप्रूव करने के लिए आप कोई मामला कोई फी नहीं ले सकते बेसिकली। जब आप उसके थ्रू कोई शरिया कंप्लाइंट मोड की ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस मोड के अंदर वो कमा सकते हैं। लेकिन क्रेडिट फैसिलिटी बेसिकली ये विलिंगनेस है टू गिव लोन, क्या लोन के ऊपर जो है ना वो कमीशन लिया जा सकता है। तो वो लेगे तो क्या होता है, रिबा होता है। तो इसी तरह विलिंगनेस टू गिव लोन के ऊपर कैसे कैसे ले सकते हो, जब ये उसके ऊपर ही नहीं ले सकते। तो इसी तरह
जो जब शुरू में उन पे नहीं लिया जा सकता फैसिलिटी के लिए, तो अगर उनकी रिन्यूअल के ऊपर पे नहीं लिया जा सकता, ठीक है। अच्छा, इसी तरह कास्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फॉर्म्स परटेनिंग टू दैट, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स की जो प्रिपरेशन के ऊपर कास्ट आएगी, ये ली जा सकती है क्लाइंट से। और ये ऐसे भी हो सकता है कि दोनों इसको इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये वाली चीज अलाउड है, ठीक है। और व्हेन मुदारबा, ये वाला मामला कास्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट, ये ऊपर मामला हो चुका है कि फिजिबिलिटी स्टडी की चार्जेस लिए जा सकते हैं। हमेश जिजिया सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये इसका अलग से स्टैंडर्ड भी आएगा, और इसने यहाँ बेसिक बातें लिखी है। यहाँ पे ना इसने एक बात गलत लिखी हुई है, इसका ये अर्नेस्ट मनी इसने यहाँ लिख दिया, ये गलत है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, अर्नेस्ट मनी जो है ना वो क्या होता है, वो अर्बोन होता है। वो यहाँ पे गलत आ रहा है। अर्नस्ट मनी सर बयाने को कहते हैं। जी जी, यहाँ गलत लिखा है ना, यहाँ हमेश जिदिया के अंदर अर्नेस्ट मनी लिख दिया, तो ये मिस्टेक है यहाँ पे। यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट होना चाहिए था, तो ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह सेकंड टाइम है कमीशन एंड रिटर्न विच अराइज ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी कोई मामला आपका हो गया, तो कमिटमेंट फी क्या है, यहाँ पे भी देखते हैं। द इंस्टीट्यूशन शुड नॉट चार्ज द कमिटमेंट फी विच रिलेट टू ट्रेडिशनल फैसिलिटी ऑफ इंटरेस्ट बेयरिंग लोन्स, वेदर इन द केस ऑफ डायरेक्ट लोन्स और इंडेफिनिट ओवरड्राफ्ट लोन। तो भाई अगर आपने उसको लोन दिया या ओवरड्राफ्ट इवन अलाउ किया, तो फिर आप कर्ज हंसना के ऊपर ही कर सकते हैं, उसकी कोई भी फी नहीं चार्ज कर सकते। सच फी which traditional institution charges the client even if he has not used the facility is also known as a loan fee or the indebted करंट फैसिलिटी फी। ये इसके नाम जस्ट वो बता रहे हैं, तो ये क्या है, ये आप लेंगे तो ये कह रहे हैं कि आपने उसकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट दे दी, आपने उसको लोन की लिमिट दे दी, अब वो विड्रॉ करे या ना करे आप उससे ये फी चार्ज करेंगे। और ये कौन करता है, कन्वेंशनल बैंक करता है। और वो जो करता है उसको लोन फी कहते हैं, या फाइनेंसिंग फी, या करंट इंडेप्टेड करंट फैसिलिटी फी कहते हैं, तो ये अलाउड नहीं है। अब है दूसरे मामला, उसने अर्बोन की बात की। ये वाला मामला हम जो है पढ़ चुके हैं, अर्बोन का अलग से शेयर स्टैंडर्ड भी है। यहाँ पे यहाँ पे अर्नेस्ट मनी उसने सही लिखा है, वो पीछे कलम लिख गया था, ट्रांसलेशन का इशू था। अच्छा, इसी तरह जो गारंटी है, गारंटी के ऊपर हम शेयर स्टैंडर्ड में पढ़ के आए कि गारंटी वाले स्टैंडर्ड में, कि यहाँ पे हमने देखा कि गारंटी जो है वो उसके ऊपर भी बेसिकली गारंटी भी विलिंगनेस टू गिव लोन होता है। दैट्स मीन के आप एक पार्टी को गारंटी करते हैं कि फलां बंदे ने आपका लोन नहीं दिया तो फिर मैं दूंगा। अब ये विलिंगनेस टू गिव लोन है, इसके ऊपर भी आप गारंटी के एस्पेक्ट को सामने रखते हुए फी चार्ज नहीं कर सकते, या इसके ऊपर भी लेंगे तो रिबा होगा। हाँ, गारंटी के साथ कोई और सर्विसेज आपने दी है, तो उन सर्विसेज के अगेंस्ट फी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस स्टैंडर्ड के अंदर ये सिर्फ गारंटी के रिटर्न के बारे में कह रहा है, तो गारंटी के ऊपर आप रिटर्न नहीं ले सकते। इसी तरह डेट ऑन रिटर्न ऑन डेट रीस्केजुलिंग। तो भाई डेट रीस्केजुलिंग के ऊपर रीस्केजुलिंग तो हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर रिटर्न नहीं लिया जा सकता। आपका एक डेट है 100 रुपए का, अब वो मुराबा के अगेंस्ट जो है वो खड़ा हुआ 100 रुपया, अब उसने दिया नहीं हो, किसी मजबूरी की वजह से उसको रीस्केजुलिंग करनी पड़ी, तो आप 120 रुपये करेंगे नहीं, आप 100 रुपए के हिसाब से ही उसको रीस्केजुलिंग कर देंगे। 120 बनाएंगे तो ये रिटर्न आएगा, ये मामला खतरनाक है। तो इसी तरीके से ये रिटर्न ऑन रीच कर लेंगे, तो ये मना है, ये क्लियर सी बात है, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है। और आखिरी चीज है ऑब्टेनिंग गारंटीज ऑन क्रेडिट फैसिलिटीज। तो ऑब्टेनिंग गारंटीज ऑन क्रेडिट फैसिलिटीज बिल्कुल आप ले सकते हैं भाई, कि आप जो है ना सिक्योरिटी के तौर पे बहुत सारी चीजें लेते हैं। तो इंस्टीट्यूशन हैज अ राइट टू यूज परमिसिबल फॉर्म ऑफ गारंटीज इन ऑर्डर टू ascertain द फुलफिलमेंट ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द क्लाइंट। तो इसके ऊपर बैक एंड पे आप सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी गारंटी है, ठीक है। अर्बोन किसी हद तक उसको वो कह सकते हैं, लेकिन अर्बोन बेसिकली ऑप्शंस है एक है। अर्बोन की जो असल चीज है वो ख्यार के लिए लिया जाता है कि एक पार्टी जो है ना उसके पास ऑप्शन उसको दी जाती है कि वो कुछ दिनों के अंदर उसको टर्मिनेट कर सकती है। ये खैर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे ये किस तरीके से ऑप्शंस के अंदर आता है अर्बोन। लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट आ गया, लेकिन वो तो क्या हुआ, क्रेडिट फैसिलिटी से पहले की बात है। और बाद में जब आप दे देते हैं तो आप बहुत सी चीजें लेते हैं, जिसमें जो है बाज दफा आप कोई डॉक्यूमेंट्री जो है या गारंटी बीच में ले रहे होते हैं, या रहन रखवा रहे होते हैं, या कोई अकाउंट लियन कर रहे होते हैं, या 100 तरह की जो चीज गारंटीज लेते हैं, किस लिए कि जो आपका डेट उस एग्रीमेंट के थ्रू क्रिएट हुआ है, उसको क्या किया जाता है, सिक्योर किया जाता है। तो ये छोटा सा जी स्टैंडर्ड था। इसकी इवन आप बेसिस भी देखेंगे तो बिल्कुल ही छोटी सी है, मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट। ये इसकी ब्रीफ हिस्ट्री आ गई, और ये इसकी श्रेया बेसिस है, पेज नंबर 18 और 18, और यहाँ पे ये खत्म हो गया।
और इसकी कुछ डेफिनेशन हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे फाइनेंसिंग की उसने डेफिनेशन बताई हुई है, इंडेप्टेड करंट, ठीक है, इसकी डेफिनेशन बताई हुई है। और फैसिलिटी लिमिट्स, अब ये बेसिक बातें हैं, बच्चों वाली बातें हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट स्टडी, अब ये चीज़ें हमें पता है सारी। फैसिलिटी एग्रीमेंट, तो यहाँ पे ये इस तरीके से ये शेयर स्टैंडर्ड खत्म होता है। तो कितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं? तो पहले 24 थे, अब 17 रह गए।